अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाउ टुडे वी डिस्कस अबाउट द शॉर्ट आंसर्स ऑफ यूनिट 11। हमने लास्ट टाइम जो शॉर्ट आंसर डिस्कस किए थे वो ऑलमोस्ट यूनिट नंबर 11 के टोटल 11 क्वेश्चंस जो थे वो हमने डिस्क्राइब कर लिए थे। आज यहाँ से फर्दर जो है वो हम आगे मूव करेंगे। तो टुडे नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 11.12। डिस्क्रिप्शन में क्या है जी, कहते हैं डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ द चेंज इन एम्पलीट्यूड ऑन द लाउडनेस एंड द इफेक्ट ऑफ चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑन द पिच ऑफ साउंड। हमने जो रिलेशन डिफाइन करने हैं एम्पलीट्यूड का लाउडनेस के साथ और फ्रीक्वेंसी का पिच ऑफ साउंड के साथ। तो रिमेंबर दैट बेटा कि हमारे पास रिलेशंस में जो एम्पलीट्यूड है वो लाउडनेस के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इसी तरह से जो फ्रीक्वेंसी है वो पिच ऑफ साउंड के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मिसाल के तौर पे आप लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो पिच के है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होगी तो पिच ऑफ साउंड भी इंक्रीज़ होगी, अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होती है तो पिच ऑफ साउंड भी डिक्रीज़ होती है। सेम एज इट इज़ जो एम्पलीट्यूड है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लाउडनेस के। जितनी एम्पलीट्यूड ज़्यादा इंक्रीज़ होगी लाउडनेस भी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक का जो डिस्टेंस है। तो ये जितना ज़्यादा होगा डेफिनेटली साउंड उतनी ही लाउड प्रोड्यूस होगी। बिल्कुल ऐसे ही जैसे ये एक ड्रम है, इसको मैं बीट कर रहा हूँ और इसकी ये जो सतह है ये अपने इस लेवल से जितना ज़्यादा हाइट पे अप एंड डाउन मूव करेगी डेफिनेटली वाइब्रेट करेगी, डेफिनेटली उसका एम्पलीट्यूड उतना ज़्यादा होगा क्योंकि ये इसकी मेन पोजीशन है, और एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने से लाउडनेस भी ज़्यादा होगी। सेम लाइक दैट जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है जी, जितनी नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा होंगी, फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है, द नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड, कि एक सेकंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद को हम किसका नाम देते हैं, फ्रीक्वेंसी का। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी पिच उतनी ज़्यादा होगी। पिच ज़्यादा होने से मुराद कि आवाज़ उतनी ही बारीक होगी। तो इसका आंसर लिखिएगा बेटा। आंसर में क्या लिखेंगे आप कि फ्रीक्वेंसी इज़ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच ऑफ साउंड, सो इफ़ द फ्रीक्वेंसी इज़ इंक्रीज देन पिच ऑफ द साउंड इज़ आल्सो इंक्रीज। कि फ्रीक्वेंसी पिच के रास्त मुतनासिब है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो पिच ऑफ साउंड भी बढ़ती है। दूसरी तरफ चलते हैं एम्पलीट्यूड की तरफ। उसके लिए क्या लिखेंगे, if the amplitude of the sound is increased then the loudness of the sound is also increased because they have directly proportional relation. Same as it is, वही बात हम नीचे वाली जो है वो जो ऑप्शन है उसके लिए भी करेंगे कि एम्पलीट्यूड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लाउडनेस के, रास्त मुतनासिब है लाउडनेस के। तो जितना एम्पलीट्यूड बढ़ाया जाएगा लाउडनेस की वैल्यू भी उतनी ही बढ़ेगी। नेक्स्ट चलते हैं जो अगले सवाल की जानिब, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। इफ़ पिच ऑफ द साउंड इंक्रीज व्हाट आर द चेंज इन द फॉलोइंग। यहाँ पे हमारे पास ए में फ्रीक्वेंसी, बी में वेवलेंथ, सी में वेलोसिटी और डी में एम्पलीट्यूड दिया हुआ है।
हमने पिच का रिलेशन बताना है इन चारों के साथ। नेक्स्ट, चलिए बेटा हम नेक्स्ट देखते हैं जी इन चारों का फ्रीक्वेंसी पिच के साथ क्या रिलेशन है। इसके लिए जी हम नेक्स्ट मूव करते हैं। सबसे पहले हमने अभी ऊपर एक रिलेशन पढ़ा, आप सबने देखा। उस रिलेशन में हमने पढ़ा कि जो फ्रीक्वेंसी है जिसे हम स्मॉल एफ से जाहिर करते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, पिच ऑफ साउंड के। अगर पिच इंक्रीज होगी तो हम जानते हैं जी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी। इस रिलेशन को देखते हुए आगे फर्दर मूव करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला है V = F लैम्डा। पहला रिलेशन तो हमने ऊपर डिफाइन कर लिया कि पिच इंक्रीज करने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगी। दूसरे रिलेशन में देखें तो वेलोसिटी का फ्रीक्वेंसी से कौन सा रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो डेफिनेटली फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी। इसी तरह से मैं अगर एक और रिलेशन बनाऊं, लैम्डा को इस तरफ ले आऊं, तो लैम्डा बटे के नीचे चले जाता है, इन्वर्स हो जाता है। सो यहाँ से हमें एक और रिलेशन मिलता है कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने से जो वेवलेंथ है वो डिक्रीज होगी। हमारे पास टोटल कितने रिलेशन हो गए, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी और वेवलेंथ। लास्ट पे आता है एम्पलीट्यूड, ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा कि पिच का एम्पलीट्यूड के साथ कोई लिंक नहीं है, तो लिहाजा अब हम इसका आंसर लिखते हैं। आंसर की तरफ चलते हैं जी। सबसे पहले ऑप्शन ए में क्या लिखेंगे आप, फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पिच ऑफ साउंड, सो इफ द पिच ऑफ साउंड इज इंक्रीज देन फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी का पिच ऑफ साउंड यानी पिच साउंड की पिच के साथ रास मुतनासिब ताल्लुक़ है, इसलिए फ्रीक्वेंसी बढ़ने से पिच भी बढ़ती है, या फिर पिच बढ़ने से फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। दूसरी तरफ बी ऑप्शन में हम क्या लिखेंगे, वेवलेंथ के हवाले से जी। वेवलेंथ में क्या है इसका रिलेशन, फ्रीक्वेंसी is inversely proportional to the wavelength. When the frequency is increased, then the pitch of sound is also increased, and when the pitch of sound is increased, then the wavelength is decreased. फ्रीक्वेंसी बढ़ने से पिच ऑफ साउंड भी बढ़ रही है। अगर पिच ऑफ साउंड बढ़ रही है तो इसका वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन हुआ, मकूस मुतनासिब, इन्वर्स रिलेशन। तो फ्रीक्वेंसी पिच ऑफ साउंड बढ़ने से, साउंड की पिच बढ़ने से वेवलेंथ कम होगी, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन जो है वो क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। लास्ट ऑप्शन आ जाती है हमारे पास। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर है जी, ये तो सी के ऑप्शन की बात हो रही थी, वेवलेंथ की। सी ऑप्शन में आ जाता है जी हमारे पास वेलोसिटी, ये वाला रिलेशन। पिच ऑफ साउंड बढ़ने से फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है, और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो इनके दरमियान भी डायरेक्टली मुतनासिब, इनके रास मुतनासिब ताल्लुक़ है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे, व्हेन द पिच ऑफ साउंड इज इंक्रीज देन द फ्रीक्वेंसी इज आल्सो इंक्रीज, एंड द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेलोसिटी इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन। सो व्हेन द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज देन द वेलोसिटी इज आल्सो इंक्रीज। एट द लास्ट वन इज ऑप्शन नंबर डी।
सो यू कैन राइट द एम्पलीट्यूड, क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में जो ऑप्शन है वो एम्पलीट्यूड है, तो आप लिखेंगे द पिच ऑफ साउंड इज डज नॉट डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड, कि पिच ऑफ साउंड जो है वो एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करती। आपका आंसर ये कंप्लीट हो चुका हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, हमारे पास आगे फर्दर है क्वेश्चन नंबर 14। इफ वी क्लैप और स्पीक इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग while the standing at a particular distance, we re-hear our sound after some time. Can you explain how does this happen? बिल्कुल हम एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। अगर हम किसी बिल्डिंग के सामने खड़े होकर उसको क्लैप करते हैं सामने एक ख़ास फासले पे खड़े होकर, तो हमारी ही आवाज़ हमें दोबारा सुनाई देती है। आखिर इसकी क्या वजह है, इसकी वजह भी देख लेते हैं। तो बेटा इसका आंसर जो है वो बेसिकली है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, क्योंकि आपने पहले से ही टॉपिक तैयार किया हुआ है, इसलिए मैं आपको फर्दर चीज़ें जो है वो रिवाइज़ करने के लिए नहीं कहूँगा या नई चीज़ें याद करने के लिए। तो ये जो हमें दोबारा हमारी आवाज़ सुनाई देती है, दरअसल ये है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो इसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना ये पैराग्राफ जो कि पहले से आपको तैयार है, याद है, और इसको लास्ट तक आपने यहाँ तक कंप्लीट लिख देना है। यही इसका आंसर होगा कि अगर हम एटलीस्ट समटाइम हमारी आवाज़ जो है वो हमें दोबारा सुनाई देती है, तो उसकी वजह क्या है, रिफ्लेक्टेड साउंड मस्ट बी एट लीस्ट 0.1 सेकेंड। इफ़ वी कंसिडर द स्पीड ऑफ द साउंड इज 340, then normal temperature of the air will be here echo 0.1 second. The total distance covered sound points in relation to the reflection of this hearing. The distance equals the minimum distance of the obstacles from the source of the इंग्लिश मीडियम भी देख लें और उर्दू मीडियम भी देख लें कि हमारे पास ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इको, इसका ये वाला जो पोर्शन है ये इसका आंसर है। नेक्स्ट इससे अगला क्वेश्चन जी बेटा जी, इससे अगले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो है जी 11.15, जिसमें वो पूछ रहा है ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज, और फिर पूछ रहा है कि क्या ये रेंज विद द पैसेज ऑफ एज के साथ साथ कम होती है। इसी तरह से इससे अगला सवाल है नॉइज़ पोल्यूशन का, और उससे अगला जो है इम्पोर्टेंट ऑफ कॉस्टिक्स प्रोटेक्शन है, और फिर यूजेस ऑफ मेडिकल है। ये तीनों क्वेश्चन 11.16, 17 और 18 ये लॉन्ग क्वेश्चन हैं। तो चलते हैं वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास टॉपिक आएगा जी ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी के हवाले से। ये बिल्कुल तरतीब से ही टॉपिक मौजूद है हमारे पास। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के बाद स्पीड ऑफ साउंड, ये है जी पेज नंबर 30 के ऊपर ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी रेंज। आपने इसको कहाँ से शुरू करना है, यहाँ से अ नॉर्मल ह्यूमन हेयर, क्योंकि नॉर्मल जो इंसानी कान है, उर्दू मीडियम भी इस पैराग्राफ को हाईलाइट कर लें, वो 20 से 20,000 हर्ट्ज है। ठीक है जी, ये सारी लाइन। बट द डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट रेंज ऑडिएबल फ्रीक्वेंसी, ये भी उसने लिख दिया। विद द एज, यंग चिल्ड्रंस की फ्रीक्वेंसी ये है और ओल्ड की जो है वो 15,000 तक है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यहाँ तक ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं आगे 11.16 पे। 11.16 में वो नॉइज़ के हवाले से बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास पूरा एक लॉन्ग क्वेश्चन है, क्योंकि ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है नॉइज़ पोल्यूशन का। तो हमारे पास यहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन का एक कंप्लीट क्वेश्चन है ये। तो ये नॉइज़ पोल्यूशन का कंप्लीट क्वेश्चन आपने लिखना है जी यहाँ तक। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, आप नोट कर लीजिएगा। ये है 11.16 का आंसर। फिर आगे चलते हैं 11.17 पे।
उसमें क्या कहता है, इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स। तो यहाँ पे वो भी टॉपिक मौजूद है, इम्पोर्टेंस ऑफ अकॉस्टिक्स, ये आ गया। तो ये भी कंप्लीट एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे जाके कंप्लीट हो रहा है। फिर उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिकल। अल्ट्रासाउंड्स का मेडिसिन में क्या यूज़ है। तो ये आ गया यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड्स का टॉपिक। इसमें हमारी ये मेडिकल टेक्निक्स का पॉइंट है। तो इसमें जो मेडिकल टेक्निक्स के पॉइंट हैं, जैसे कि एक पॉइंट को मैंने हाईलाइट किया है, इसी तरह से दूसरा पॉइंट है हमारे पास, इससे नीचे वो भी मेडिकल से रेलिवेंट है। ये पॉइंट भी मेडिकल से रेलिवेंट है। उसके बाद बस तकरीबन वही काफ़ी हैं, इसे रहने दें लास्ट वाले पॉइंट को। तो ये वो पॉइंट्स हैं बेटा तीनों जो हमारी मेडिसिन से, मेडिकल फील्ड से रेलिवेंट हैं। तो इनको आप लिख सकते हैं वहाँ पे इसके आंसर में। और इसके साथ ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा बेटा।